अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा लेसन शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने वावल्स तक डिस्कस किया था। आज हम डिफ़्थोंग्स और इससे आगे जो चैप्टर के एंड तक जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। डिफ़्थोंग्स बुनियादी तौर पर दो शॉर्ट वावल्स को मिला के बनता है। हमने ये दोनों शॉर्ट वावल्स डिस्कस किए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें एक पहली साउंड है एह और सेकंड साउंड है इ। ये दोनों साउंड्स मिला के बन जाता है ए। ये एक डिफ्थोंग है ए। ख़ास तौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में जो लंदन के रहने वाली वर्किंग क्लास है वो ये डिफ्थोंग नहीं बोल सकती, जिसके लहजे को कॉकनी कहा जाता है। तो कॉकनी लहजा बोलने वाले ये डिफ्थोंग नहीं बोल सकते, वो इसको इसके साथ बदल देते हैं, यानी ए को आए कह देते हैं। ये डिफ्थोंग है ए। जैसे इन एग्जांपल्स में आपको नज़र आ जाए, जैसे बेक, पे, एट, टेल, ब्रेक, ग्रेट। ये यहाँ 3 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब मैंने कर दिया है। आप इन 3 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। इसी के शुरू में लगाना है ट, उसके बाद यही ए और उसके बाद ल। तो ठ और ल दोनों जैसे लिखे जाते हैं उसी तरह बोले जाते हैं, इनके उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक में भी आप ब लगाएंगे, उसके बाद र लगाएंगे, उसके बाद ये वाला डिफ्थोंग लगाएंगे ए, और उसके बाद क लगा देंगे, लेकिन ई आप नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चीज़ें बोली जाएंगी सिर्फ वही लिखी जाएंगी। अब जिन अल्फ़ाबेट की साउंड नहीं है, ये पिछला थोड़ा सा काट देना उमर, ये मैं दोबारा ब्रेक का जो है वो शुरू करने लगा हूँ। तो ये वर्ड जो है ये ब्रेक है। ब्रेक में आप ब लिखेंगे, र लिखेंगे और ए लिखेंगे और फिर क लिखेंगे, ये ए यही है। अब देखें जिन अल्फ़ाबेट की साउंड नहीं है उन अल्फ़ाबेट को हम ट्रांसक्रिप्शन में इग्नोर कर देते हैं, उनको कुछ भी नहीं करते, उनके बारे में लिखते ही नहीं हैं क्योंकि ये साइलेंट हैं। हमने ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ वही अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो बोले जा रहे हैं और जो जिस तरह बोले जा रहे हैं। इससे आगे ग्रेट है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी दरमियान में यही है, शुरू में ग आ जाएगा, आखिर में ठ आ जाएगा, ये र आ जाएगा और ये अल्फ़ाबेट इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, डिफ्थोंग। डिफ्थोंग मीन्स टू साउंड्स। जो शॉर्ट साउंड्स है उनको मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। मोनो, MONO, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, तो उनको मोनोफ्थोंग भी कहते हैं और वावल्स भी कहते हैं। दोनों ही वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ क्योंकि दो दो साउंड हैं, जैसे इसमें भी आपको नज़र आए दो साउंड, एक अ की साउंड और एक ए की साउंड, तो ये अल्फ़ाबेट बन गया, डिफ्थोंग बन गया, फोनेटिक अल्फ़ाबेट बन गया आई। जैसे पाइक, जैसे वाइड, राइम, दिस वर्ड्स राइम विद दैट वर्ड, the same way this word nice, high, tie. Okay, I hope these will not be difficult for you. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखें, डिफ्थोंग देखें, ये है ओए। ये ओ है और ये ए, ओए। द वे इट्स प्रोनाउंस्ड इन void, void, voice, noise, coin, boy, toy। उसके बाद देखिए ये है ओ। ये भी ब्रिटिश इंग्लिश में ख़ास तौर पर है और ये भी कॉकनी लहजा बोलने वाले नहीं बोल सकते, वो इसको आओ कर देते हैं। यही लहजा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट होकर गया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले भी ओ को आओ कर देते हैं, ठीक, गो को गाओ कर देते हैं। और अमेरिकन में भी ये थोड़ा सा लंबा बोला जाता है, इतना लंबा नहीं बोला जाता जितना ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, लेकिन जितना ब्रिटेन में बोला जाता है उससे थोड़ा लंबा बोला जाता है। ये अल्फ़ाबेट, ये साउंड है ओ। जैसे है टोड, जैसे है ओट, जैसे है फ्लोट, जैसे है रोम, जैसे है ओन, जैसे है स्टोन। आई होप कि आप इनको देख के इनको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट डिफ्थोंग्स जो है ना वो
अभी हमने ओ पढ़ा, अब ये जो डिफ्थोंग है ये है आओ। दिस डिफ्थोंग इज आओ। जैसे प्राउड, जैसे क्लाउड, जैसे हाउस, जैसे काउंट, जैसे ब्राउन, जैसे खाओ, जैसे नाउ, जैसे हाउ। इसके बाद डिफ्थोंग है ईयर, शॉर्ट ई और श्व, ईयर, ईयर। जैसे ईयर में इस्तेमाल होता है। यहाँ र की साउंड के इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट्स डाले हैं। उसकी वजह ये है कि र की साउंड ब्रिटिश इंग्लिश में जब किसी वर्ड के आखिर में आती है तो अगले वर्ड के हिसाब से बोली जाती है या नहीं बोली जाती है। अगर अगला वर्ड वावल साउंड से शुरू हो रहा हो तो ये र बोला जाएगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो ये र नहीं बोला जाएगा। इस वजह से सारे र के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स डाल दी गई हैं। नेक्स्ट है गियर, फिर है नियर, फिर है क्वियर, फिर है बियर्ड, फिर है डियर। ओके, नेक्स्ट है एयर। दिस डिफ्थोंग इज एयर, एयर। जैसे एयर, डेयर, केयर, स्क्वायर, prayer and mayor. Then we have ua, ua, जैसे moor, जैसे tour, जैसे boor, जैसे doer, जैसे spoor, जैसे doer। जैसे pure, ब्रिटिश इंग्लिश में प्योर को प्योर कहते हैं, उसके दरमियान एक य साउंड ऐड कर देते हैं। अब देखिए, पहले हमने एक आईपीए चार्ट आपको दिखाया पिछले लेसन में। उस चार्ट में सारी दुनिया भर की आवाज़ें जो थीं वो उसमें दी हुई थी। ये जो चार्ट है इसमें सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश की जो साउंड्स हैं वो दी हुई हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, ये साउंड क्या है और इसको यहाँ लिखने की क्या वजह है। देखिए, यहाँ लिखने की जितने भी कॉलम्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स। 9 कॉलम्स में ऊपर आपको नज़र आ रहा है बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, पैलेटल, वीलर, लेबियल वीलर एंड ग्लॉटल। ये हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आपको लेफ्ट साइड पे जो कॉलम नज़र आ रहा है, प्लॉसिव्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, लैटरल, अप्रॉक्सिमेंट्स, ये हैं मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। अगर हमने किसी एक साउंड का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दोनों मालूम है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बाइलेबियल प्लॉसिव। तो व्हाट इज अ बाइलेबियल प्लॉसिव? फ इज अ बाइलेबियल प्लॉसिव, बट ब इज ऑल्सो अ बाइलेबियल प्लॉसिव। ठीक है, प्लॉसिव वो होता है जो एयर को रोक के फिर रिलीज किया जाता है। जब आप फ और ब दोनों बोलते हैं तो हम एयर को रोक देते हैं और फिर इसको रिलीज करते हैं, तो ऐसी साउंड्स को प्लॉसिव्स कहते हैं। अगर दोनों बाइलेबल प्लॉसिव हैं तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि जो लेफ़्ट की तरफ दिए हुए हैं कॉलम में, हर कॉलम में जो लेफ़्ट की तरफ दिए हुए हैं ये वॉइसलेस हैं, जो राइट की तरफ दिए हुए हैं ये वॉइस्ड हैं। तो प इज अ bilabial plosive but it's voiceless. B is also a bilabial plosive but it's voiced. M is also a bilabial plosive but it's nasal. It's plosive and nasal as well. Nasal वो sounds होती हैं जो नाक से अदा होती हैं, लेकिन ये voiced है। तो इस तरह हम हर एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आपके सामने हैं फ और व। ये फ्रिकेटिव्स हैं। इनमें जब फ की जब आवाज़ पैदा हो सकती है तो साथ साथ एयर रिलीज भी होती है और साथ आप आवाज़ भी पैदा कर सकते हैं। तो ये है वॉइसलेस, फ इज वॉइसलेस, व इज वॉइस्ड। ये लेबियोडेंटल हैं क्योंकि फ और व दोनों ऊपर वाले दांत जब नीचे वाले होंठ में टकराएंगे तो ये पैदा होंगी। इसी तरह थ और द हैं, ये हम पहले वाले जो यूनिट्स हैं उनमें ये पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करेंगे इस वक्त। यहाँ एल्वियोलर प्लॉसिव छ ड, एल्वियोलर नेजल न, फ्रिकेटिव स एंड ज,
lateral l and approximant r. पोस्ट एल्वियोलर श एंड य जैसे टेलीविजन में होती है, छ जैसे चेन में, ज जैसे जग में, य जैसे यंग में, ख जैसे किंग में, ग जैसे किंग में भी ग है लेकिन किंग में जो ग है वो ग की साउंड नहीं दे रहा, इसलिए हम जग में जो ग है वो ग की साउंड दे रहा है। ये है किंग के आखिर में एन और जी का कॉम्बिनेशन है, उससे ये साउंड पैदा होती है, इसको हम पढ़ते हैं दिस इज किंग, किंग किंग नहीं कहते। ये व ये भी अप्रोक्सीमेट है, व लेबियो डेंटल, labial velar, sorry, this is not labiodental, this is labio-velar, v. Then we have h, this is a glottal sound. Practice of English consonants. अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस है, जैसे फ से पिन बनता है, ब से बिन बनता है, ट से टिन बनता है, ड से डिन, ख से किन, ग से गम। ये प्लॉसिव्स हैं, दे आर ऑल plosives, p, b, t, d, k, g. Then fricatives, f, v, f जैसे fine, v जैसे wine, think, this, seat, zeal, sheep, measure, 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 how. Fricatives जैसे ch और j, chain, jane. नेजल्स जैसे मून, नोज, संग। इनको नेजल्स इसलिए कहते हैं कि ये तीन आवाजें इंग्लिश में नाक से अदा होती हैं। दीज अप्रोक्सीमेंट्स ल, र, व, य। इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स में और कुछ प्रैक्टिस थोड़ी सी और देख लें, जैसे प्लॉसिव्स में कैप। अब कैप को आप कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? लाइक दिस, बिकॉज दिस इज सी की साउंड आ रही है ख की, और ए की साउंड आगे ये है और आगे प है। कैप, कैब, पैक, पैक। कुछ डिक्शनरी में आपको ए की साउंड इस तरह की आएगी, कुछ में आपको इस तरह की मिलेगी, तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ ए और ए ये सिर्फ डिक्शनरीज का फ़र्क है। एक दफ़ा आप IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट को समझ लें तो ये आवाज़ें जो थोड़ी बहुत दूसरी डिक्शनरी में अलग होंगी उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया हो जाए। पेग, उसके बाद ये देखें, ये है रोप, रोप। अभी हमने ये डिफ्थोंग पढ़ा, उसके शुरू में ओ र लगा दिया, आखिर पे प लगा दिया, तो ये रोप बन गया है। ये सॉब, सॉब। यहाँ आप इसमें वो फिल करके तो अपना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है डेट, ये देखें डेट। डेट में अब बी साइलेंट है तो हमने इसको नहीं लिखा। डेड में ई ए से ए की साउंड पैदा हो रही है तो हमने वो ए की साउंड लिखी है। टाइड में आखिरी ई की साउंड नहीं आई तो हमने टाइड में ई की साउंड नहीं लिखी। स्टेट में आखिरी ई की साउंड नहीं आई तो हमने वो नहीं लिखी। आगे देखिए फ्रिकेटिव, जैसे फ, व, स, ज, स, ज, श, य, ह। ग्रीफ, फ की साउंड, ग्रीव, व की साउंड, फाइन, फ की साउंड, वाइन, व की साउंड, थिन, थ की साउंड, थिंक, थ, then, the, those, the, safe। आप जब सेफ बोलेंगे तो सेफ अलग चीज है और सेव अलग चीज है। जोन, सैशे जो आप यूज करते हैं, सैशे देखें, स ए श ए, सैशे। शो, विजन, confusion, home, hot। Moving forward, we have nasals next on the list. Nasals, m, n and n। जैसे नाइस में न की साउंड इस्तेमाल हो रही है। माउथ, मॉर्निंग, म की साउंड आ रही है। न्यू या नू, अमेरिकन इसको नू पढ़ते हैं, ब्रिटिश को न्यू पढ़ते हैं। देन वी हैव नेम,
वी हैव बैंक्ड। ये जो की साउंड है, दिस साउंड ये इंग्लिश में कभी भी शुरू में नहीं आएगी। से कोई वर्ड इंग्लिश में शुरू नहीं होता, जैसे रे से कोई वर्ड उर्दू में शुरू नहीं होता, तो इससे इंग्लिश में कोई वर्ड शुरू नहीं होता। इन द सेम वे वी हैव इंक। फिर छ और ज जो है फ्रिकेट्स हैं, वो देखते हैं, वो जेम। ये ए वही है जो अभी ऊपर हमने देखा, ये हमने इसलिए लिखा कि ताकि आपको इससे भी थोड़ी सी आगाही हो जाए। फिर चिप है, फिर कैच है, फिर चीक है, फिर जो है, जो, जैज। फिर अप्रॉक्सीमेट्स हैं, ल र व य, इनकी प्रैक्टिस है यॉट, रॉट, यू, वॉट। अब देखिए वॉट में हमने ह नहीं लिखा, इससे कि वॉट में ह की साउंड आती ही नहीं है। रैप में व की साउंड नहीं है, इसमें ह की साउंड नहीं है, इसमें व की साउंड नहीं है, तो जो नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। रैप, लाइक। ब्रॉड वर्सेस नैरो ट्रांसक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखें ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, वो हमने अभी तक जो पढ़ी, ये ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन है। ब्रॉड में हम स्ट्रेसेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम काउंट नहीं करते, जो एस्पिरेटेड साउंड्स हैं उनको काउंट नहीं करते। कौन कौन सी चीज़ ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में आती है, कौन नैरो में आते हैं, देखें। इट्स ऑल्सो फिनीमिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी हम सिर्फ फोनीम्स को लिख देते हैं। फोनीम सिंगल साउंड को कहते हैं, जैसे ख, अ, एंड ट, ख, एंड ट, तो ये हमने फनीम लिख दिए, 3 फनीम लिख दिए। फनीम एक सिंगल साउंड को कहते हैं। कन्वेंशनली oblique lines in closed phonemic transcription, for example like this, ये है, ये phonemic transcription को इंडिकेट करने के लिए 2 लाइनें हैं, 2 स्लैशेस हैं। On the other hand, narrow transcription is also called phonetic transcription. phonemic का मतलब जिस phoneme हम लिख रहे हैं, phonetic का मतलब है जिस तरह से उनको अदा किया जा रहा है, अदायगी जिस तरह से की जा रही है, क्योंकि फिर वर्ड्स बन जाते हैं ना। फनीम में हम सिर्फ सिंगल साउंड्स कंसिडर करते हैं, फिनेटिक में हम उन वर्ड्स को और उनकी जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी लिख देते हैं। कन्वेंशनली स्क्वायर ब्रैकेट्स इनक्लोज फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल दिस कैट। अब यहाँ आपको एक ह की साउंड हल्की सी नजर आ रही है, ये इस चीज की अलामत है कि ख जब शुरू में आएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी ह की साउंड ऐड होगी। जैसे ये ख है, तो जो नेटिव्स है ना वो इसको ख ही बोलते हैं जब ये वर्ड्स के शुरू में आता है। तो ये वर्ड नेटिव्स के यहाँ कैट है, हमारे यहाँ कैट है, तो हमने इसलिए यहाँ फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ सिर्फ फनीम कंसिडर किया, यहाँ उसका जो प्रोनाउंसिएशन जिस तरह बोला जाता है उसको कंसिडर किया। इसके इर्द गिर्द ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं। सो दिस इज कैट। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रॉड। ये आसान है, इस चीज़ को ब्रॉड कहते हैं। आपको पेपर में भी यही ट्रांसक्रिप्शन दी होती है, गो कि वहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, लेकिन आपके लिए यही वाली ट्रांसक्रिप्शन उसमें दी जाती है। इट्स द डिटेल ट्रांसक्रिप्शन विद माइन्यूट पॉसिबल इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नैरो। जैसे अब यहाँ ह है, ख, ठ और फ, ये जब शुरू में आते हैं तो ये एस्पिरेटेड होते हैं, ये एस्पिरेटेड का साइन है, लेकिन दरमियान में और आखिर में ये इसी तरह बोले जाते हैं जैसे हम बोलते हैं, नॉन नेटिव्स बोलते हैं। इन ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन साउंड सिंबलाइज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक फंक्शंस। इनमें हमसे सिर्फ वही साउंड्स जो फोनेटिक अल्फाबेट में, फोनेटिक चार्ट में हैं, वो हम लिख देते हैं। नैरो ट्रांसक्रिप्शन में हम उनके स्ट्रेसेस, उनके एस्पिरेशन वो भी लिखते हैं। नैरो ट्रांसक्रिप्शन साउंड सिंबलाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिटेल्ड फिजिकल इंडिविजुअल फीचर्स। देखिए यहाँ इसका इंडिविजुअल फीचर ये था ख इसमें आना चाहिए, इसलिए हमने इसको भी इसमें लिख दिया है। आपको इसको आइडिया होना चाहिए, आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्टेज पे जो नैरो ट्रांसक्रिप्शन है वो सीखें। द फिनीम्स विच अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन मीनिंग आर रिप्रेजेंटेड, जैसे पिन है, पेन है और पेन है। साउंड इज ट्रांसक्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकुलेट इन ऑडिटरी आइडेंटिटी। आर्टिकुलेटरी जैसे अभी हमने ख लिखा उसको, तो ये आर्टिकुलेशन का वो है। ऑडिटरी भी इसलिए कि सुनने वाले को भी ऐसे ही सुनाई दे रहा है वो, तो सुनने वाले को जैसे सुनाई देता है हम उसमें ये भी नैरो ट्रांसक्रिप्शन में हम इसको भी कंसिडर करते हैं। Phonemes and their functions in a language is important in this kind of transcription. Phoneme क्या रोल प्ले कर रहा है एक लैंग्वेज में, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। The aim is not judge the functional significance of sounds but their
फोनेटिक वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। फोनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि किस वर्ड में कहाँ पे स्ट्रेस आएगा और कहाँ पे स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स हैं उनमें स्ट्रेस चेंज हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेस शुरू में भी होता है और आखिर में भी चला जाता है। तो जब आखिर में जाएगा और शुरू में जाएगा तो इससे मीनिंग में और वर्ड क्लास इसकी चेंज हो जाएगी। तो इस नैरो ट्रांसक्रिप्शन में ये चीज़ें भी इनको भी कंसिडर किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, द नॉर्थ विंड एंड द सन वर डिस्प्यूटिंग। अब देखें ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है या आम सी ट्रांसक्रिप्शन है। द नॉर्थ विंड एंड द सन वर डिस्प्यूटिंग। द नॉर्थ विंड एंड द सन वर डिस्प्यूटिंग। यहाँ हम स्ट्रेसेस भी डाल दी, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, इसमें स्ट्रेसेस भी शामिल कर दिए। ये ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसक्राइबिंग बियॉन्ड वर्ड्स, ये जो स्ट्रेसेस होते हैं ना, ये वर्ड से अगली स्टेज है। जैसे देखिए स्ट्रेस इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस से मीनिंग कन्वे होता है, स्ट्रेस से ग्रामेटिकल कैटेगरी, वर्ड्स की कैटेगरी चेंज हो जाती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है कॉन्ट्रैक्ट और कंट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक नाउन है, इसका मतलब है अग्रीमेंट। कंट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना, वर्ब बन जाता है। तो ये जो सिंबल है आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ एग्जिस्ट, तो जिस वर्ड पे जिस जगह मैं स्ट्रेस दूंगा, जोर दूंगा, वहाँ ये सिंबल लगा दूंगा। जैसे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कहूँगा बल्कि कहूँगा एग्जिस्ट। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, तो ज पे स्ट्रेस आएगा। इसी तरह जो लंबे वर्ड्स होते हैं उनमें दो स्ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। जैसे ये प्राइमरी स्ट्रेस है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। सेकेंडरी स्ट्रेस का जो सिंबल है वो यहाँ नीचे आता है। यहाँ एक वर्ड है मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन में सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ पे है, प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पे, यानी जेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मिनिमाइजेशन मिनने पे कम होगा। इसी तरह जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ कम और एशन पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा। एक्सेंट वेरिएशन इन ट्रांसक्रिप्शन, एक्सेंट वेरिएशन ये है जैसे ब्रिटिश अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन, इनमें भी वर्ड्स के स्ट्रेसेस चेंज हो जाते हैं। जैसे फ्रस्ट्रेट वर्ड है तो फ्रस्ट्रेट, स्ट्रेट, ब्रिटिश स्ट्रेट पे ज़्यादा वो देते हैं, अमेरिकन फ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट। फिर है वर्ड क्रमाइट, ब्रिटिश इसको पढ़ेंगे क्रमाइट, अमेरिकन पढ़ेंगे क्रीमेट, क्रीमेट। तो क्री में क पे ज़्यादा स्ट्रेस है। ब्रिटिश को पढ़ते हैं वकेट, अमेरिकन पढ़ते हैं वेकेट, वेकेट। ट्रांसक्रिप्शन बियॉन्ड वर्ड्स, रिदम एंड बियॉन्ड। देखें रिदम जो है ना वो भी इसी से पैदा होता है कि साउंड्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। 10 ग्रीन बॉटल्स, अब यहाँ एक चीज़ ये समझने वाली है कि हमने 10 को भी 10 नहीं लिखा, 10 लिखा है, की साउंड यहाँ पे आई है, 10। और ग्रीन को ग्रीन नहीं लिखा, ग्रीन बॉटल्स लिखा है, ग्रीन बॉटल्स, बिकॉज द वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज, द नेक्स्ट साउंड इज ब। उस ब की वजह से ये न जो है एन की साउंड म में चेंज हो गई है। तो 10 ग्रीन बॉटल्स हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग ऑन द वॉल। And if one green bottle should accidentally fall, there'd be 9 green bottles hanging on the wall. This is the end of this lecture. If you have any questions, you can ask, you can email me, and you can put your questions in the comment section. I'll try to answer these questions. Thank you very much.